आजकल की जिंदगी कितना तनाव है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस कहीं भाग जाएं। सोचिए अगर इस रोज की भागदौड़ के बीच अचानक कहीं किसी पुरानी शांत दुनिया का दरवाजा मिल जाए, अतीत में जाने का कोई छुपा हुआ रास्ता। आज हम बात कर रहे हैं जैक फिनी की एक बहुत ही मशहूर कहानी द थर्ड लेवल की। ये एक तरह से साइंस फिक्शन भी है और मनोवैज्ञानिक भी। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि कहानी क्या है और इसमें जो पलायनवाद मतलब एस्केपिज्म है, टाइम ट्रैवल है और शांति की जो हमारी तलाश है, ये सब मुद्दे कैसे सामने आते हैं। इसमें ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को इतना खींचता है। चलिए पता लगाते हैं। हाँ, तो ये कहानी है न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक 31 साल के आदमी चार्ली की। टाइम पीरियड है करीब 1940 के आखिर का। और चार्ली जो है वो शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, रोज का तनाव, युद्ध के बाद की दुनिया की जो चिंताएं हैं, उनसे बहुत थका हुआ है। वो अपनी पत्नी लुइजा के साथ रहता है। एक आम आदमी की कहानी है असल में। और कहानी का जो केंद्र है वो है न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली रोज की तरह काम से घर जाने के लिए वहां सबवे लेने जाता है। सबको पता है और चार्ली को भी कि स्टेशन में सिर्फ 2 लेवल हैं। पर एक शाम को कुछ अजीब होता है। उसे भटकते भटकते एक तीसरा लेवल मिल जाता है। ये अपने आप में ही मतलब चौंकाने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। और ये तीसरा लेवल जो है वो बिल्कुल अलग है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, सब कुछ बदल जाता है। डिजाइन एकदम पुराना, रोशनी धीमी, गैस लैंप्स जल रही हैं, पीतल के थूकदान, पुराने लकड़ी के बूथ। वहां जो लोग हैं वो भी ऐसे कपड़े पहने जैसे 1890 के दशक के हों। मूछें, साइड बर्न्स, माहौल ही पूरा अलग है। टिकट खिड़की पर भी पुराने जमाने के रेट्स लिखे हैं। फिनी ने इसे बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अच्छा, और चार्ली ये सब देखकर हैरान तो होता है, पर साथ में उत्साहित भी हो जाता है। उसे लगता है कि वो यहाँ से 1894 के गिल्सबर्ग, इलिनॉइस का टिकट खरीद सकता है। गिल्सबर्ग उसके लिए सिंबल है, एक शांत सरल जगह का, जहाँ पहला विश्व युद्ध नहीं हुआ था, जहाँ आज की ये भागदौड़ नहीं थी। वो बस उस शांति में जाना चाहता है। हाँ, वो उस अतीत में भाग जाना चाहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके पास जो पैसे हैं वो उस जमाने के नहीं हैं। वो नई करेंसी है। ओ, तो वो टिकट नहीं खरीद पाता उस समय। हाँ, उस वक्त नहीं। बाद में वो अपनी आज की करेंसी को पुरानी करेंसी में बदलवा कर लाता है ताकि वो गिल्सबर्ग जा सके। लेकिन उसे वो तीसरा लेवल फिर कभी नहीं मिलता। वो गायब हो चुका होता है। अरे, तो मतलब वो एक ही बार मिला। हाँ, बस एक बार। अब उसकी पत्नी लुइजा जाहिर है चिंता करती है। वो उसे अपने एक दोस्त सैम के पास ले जाती है, जो एक मनोचिकित्सक है। और सैम का कहना है कि ये तीसरा लेवल चार्ली के दिमाग की उपज है, उसके तनाव से बचने का एक तरीका। मतलब आज की दुनिया की जो कठोर सच्चाई है, डर, असुरक्षा, युद्ध, चिंता, उनसे बचने के लिए उसके मन में ही एक रास्ता बना लिया है। इसे वो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कहता है। अच्छा, तो यहाँ तक तो लगता है कि चलो ये एक साइकोलॉजिकल केस है। शायद चार्ली बहुत ज्यादा तनाव में था। पर कहानी में एक बड़ा मजेदार मोड़ आता है ना। हाँ, असली ट्विस्ट यही है। चार्ली का वही दोस्त सैम, जो साइकियाट्रिस्ट है, वो अचानक गायब हो जाता है। गायब? मतलब कहाँ? किसी को नहीं पता। और फिर कुछ टाइम बाद चार्ली को अपने दादाजी के पुराने स्टैम्प कलेक्शन में एक चिट्ठी मिलती है। यह चिट्ठी सैम ने भेजी है, गेल्सबर्ग से, और तारीख है 18 जुलाई 1894। क्या बात है, 1894 से चिट्ठी? हाँ, सैम उसमें लिखता है कि चार्ली सही था, तीसरा लेवल सच में है, उसे वो मिल गया है और वो अब 1894 के गेल्सबर्ग में बहुत खुश है। वो चार्ली और लुइसा को भी वहां बुला रहा है। अब ये चिट्ठी पूरी बात को और उलझा देती है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि क्या सैम भी कल्पना कर रहा है या तीसरा लेवल सच में था? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है और यहीं से कहानी के गहरे मतलब निकलते हैं। एक तो पलायनवाद, मतलब आज की मुश्किलों से भागकर किसी आसान अतीत में जाने की इच्छा। पर क्या वो अतीत वाकई उतना आसान था जितना हम सोचते हैं? कहानी इस पर भी सोचने को मजबूर करती है। हाँ, ये बात भी है। हम अक्सर अतीत को रोमांटिक बना देते हैं। बिल्कुल। दूसरा थीम है टाइम ट्रेवल का, पर यह कोई मशीनों वाला साइंस फिक्शन नहीं है। ये बहुत धुंधला और व्यक्तिगत सा है। और तीसरा, शायद सबसे अहम, वो है मनोवैज्ञानिक पहलू। क्या ये सब मन का वहम है या सच में समय में कोई दरार है? कहानी हमें इसी दुविधा में रखती है। और लेखक जैक फिनी का स्टाइल भी कमाल का है। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जैसी एकदम असली जगह लेते हैं
और उसी में एक काल्पनिक अवास्तविक लेवल फिट कर देते हैं। ये असलियत और कल्पना का जो मिश्रण है वो पाठक को पकड़ लेता है। हाँ, और कहानी का अंत खुला छोड़ देना, ये सबसे असरदार है। हमें पक्का पता नहीं चलता कि सैम सच में गिल्सबर्ग पहुंच गया या वो चिट्ठी भी चार्ली के मन की एक और कहानी है। शायद चार्ली ने खुद ही रखी हो वो चिट्ठी, कौन जाने। तो अंत में सवाल वही रहता है, क्या चार्ली और सैम को वाकई अतीत का दरवाजा मिला, या ये सब उनके थके हुए मन की उपज थी, पलायन की एक तीव्र इच्छा का नतीजा? कहानी की खूबसूरती इसी में है कि वो दोनों संभावनाओं को खुला रखती है। सही कहा। ये एक साथ एक थ्रिलर भी है और हमारे मन, हमारे दबावों पर एक टिप्पणी भी है। शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है, इसका दोहरापन। ये हमें रोमांच भी देती है और सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ, और अंत में ये सवाल छोड़ जाती है, क्या ऐसे तीसरे लेवल सच में हो सकते हैं? शायद असलियत में नहीं, पर एक मेटाफर की तरह। जब आज का वक्त बहुत भारी लगने लगता है, तो क्या हम सब अपने मन में ऐसे कोने नहीं बना लेते? कोई याद, कोई सपना, कोई कल्पना, जहां थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाए। ये सोचने वाली बात है ना? हाँ, बिल्कुल। सोचने